अस्सलाम वालेकुम बेटा। बेटा जैसा कि हमने चैप्टर नंबर 21 न्यूक्लियर फिज़िक्स स्टार्ट किया हुआ था, अपने लास्ट लेक्चर के अंदर हमने ये बात नोटिस की थी कि काफ़ी सारे एलिमेंट्स के न्यूक्लियाई कुदरती तौर पर अनस्टेबल होते हैं। ये अपने अंदर से पार्टिकल्स को इमिट करते हैं और अपनी स्टेबिलिटी कन्फिग्रेशन को हासिल करते हैं। फिर ये पार्टिकल्स अपनी किस तरह की खसूसियात ज़ाहिर करते हैं, हमने उन पार्टिकल्स की डिवीजन देखी थी। अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं, बीटा पार्टिकल्स हैं, फिर गैमा पार्टिकल्स हैं। अब इन एलिमेंट्स के न्यूक्लियाई का डिके कर जाना ये एक रैंडम सा प्रोसेस था। कोई अंदाज़ा नहीं किया जा सकता था कि कब जाकर एक एलिमेंट के न्यूक्लियाई डिके करेंगे, लेकिन हाँ कुछ नेचर के अंदर पाए जाने वाले रेडियो एक्टिव एलिमेंट से ये अंदाज़ा किया गया कि स्पेसिफिक टाइम के बाद, ख़ास वक्त के बाद ये अपने न्यूक्लियाई को डिके करते हैं, अपने अंदर से कुछ रेडिएशंस को इमिट करने के बाद अपनी स्टेबिलिटी कन्फिग्रेशन को हासिल करते हैं। तो ये टाइम, इसे नाम दिया गया एक स्पेसिफिक फ़िज़िक्स के अंदर, इसे बेटा कहा जाता है हाफ लाइफ। हाफ लाइफ के टॉपिक को पढ़ने से पहले हम एक लॉ देखेंगे बेटा, एक इक्वेशन देखेंगे। ये इक्वेशन है क्या जो बेसिकली तौर पर यहाँ पर इस्तेमाल की जाएगी। टॉपिक को स्टार्ट करते हैं बेटा। रेडियो एक्टिव डीके इक्वेशन ये है क्या बेटा? लेट से फ़र्ज़ कर लेते हैं एक एलिमेंट जो सैंपल के तौर पर हमारे पास मौजूद था, इसके इब्तदाई जितने भी न्यूक्लियाई हैं, नंबर ऑफ़ न्यूक्लियाई को अगर कैपिटल एन से ज़ाहिर कर दिया जाए और जितने डेल्टा टी टाइम के बाद इसके न्यूक्लियाई डिक्रीज़ कर जाते हैं, अगर उसे डेल्टा एन से ज़ाहिर कर लें तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ जितने भी नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिक्रीज़ हुए हैं जितने वक्त के अंदर, जिसे रेट ऑफ डिके हमने कहा था, ये रेट ऑफ डिके हमने पहले भी पढ़ा था, प्रोपोर्शनल होता है टू इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ एन एलिमेंट। कि हमेशा जो डिके का रेट है ये इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ एलिमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये डेफिनेशन हम सबका अपने लेक्चर्स के अंदर कर चुके हैं लॉ ऑफ डिके की। ठीक है बेटा, साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हटा दें, कोई एक कांस्टेंट लगा दें, तो बेटा लैम्डा हेयर इज कांस्टेंट। ये क्या है बेटा? कांस्टेंट है, जिसे डीके कांस्टेंट भी कहा जाता है। डीके कांस्टेंट, इसका ये दूसरा नाम है डीके कांस्टेंट। अब डेल एन डिवाइडेड बाय डेल टी इज इक्वल टू लैम्डा एन। यहां से माइनस का साइन इसके अंदर इंट्रोड्यूस कराना है। उसकी वजह बेटा क्या है यहां पर माइनस के साइन को लगाने की? कि नंबर ऑफ न्यूक्लियाई किसी भी एलिमेंट के वो डिक्रीज होते जा रहे हैं। जैसे जैसे ये रेडियो एक्टिव डिके करता है वैसे वैसे इसके नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कम होते चले जा रहे हैं। तो इसीलिए नेगेटिव का फैक्टर यहाँ पर इंट्रोड्यूस कराया जाता है। अब यहाँ से डेल एन डिवाइडेड बाई एन, एन को यहाँ डिवाइड कर लें और डेल्टा टी को दूसरी तरफ मल्टीप्लाई कर लें, तो ये डेल एन डिवाइडेड बाई एन बराबर होगा माइनस लैम्डा डेल टी के। इसे मसावात नंबर 1 कर दें और इसे मसावात नंबर 2 कर दें। आपके पास ये जो इक्वेशन मौजूद है, इक्वेशन नंबर 2, इसे इंटीग्रेट कर लें। मैथ वाले बच्चे इंटीग्रेशन से काफ़ी अवेयर हैं। जब भी हम इसे इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम दोनों तरफ से, तो हमारे पास इक्वेशन का इंटीग्रेशन बेटा आता है n इज इक्वल टू एन नॉट ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा टी। एक्सपोनेंशियल फंक्शन की पावर के अंदर ये लैम्डा टी चला जाएगा और एन नॉट यहाँ पर कोई इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है बेटा, ये इक्वेशन नंबर 3 बना दें। अब यहाँ से गौर कीजिएगा, एन नॉट वो नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई हैं जो कि इब्तदाई तौर पर मौजूद थे, इनिशियल तौर पर मौजूद थे। टाइम को 0 से स्टार्ट करना मतलब इनिशियली तौर पर वो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई मौजूद हैं। लेट से फर्ज कर लेते हैं कैपिटल एन नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई हैं जब कोई ना कोई टाइम पास कर जाता है टी। तो उस केस के अंदर ये रिलेशन जो हमारे पास आया है n इज इक्वल टू एन नॉट ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा टी, इसे बेटा कहा जाता है रेडियो एक्टिव डीके इक्वेशन। रेडियो एक्टिव डीके इक्वेशन। ठीक है बेटा, रेडियो एक्टिव डीके होगा, उसके लिए अगर आपने इक्वेशन बनानी हो तो जनरल ये फार्मूला आपके पास है। अब ये जो कांस्टेंट यहाँ पर इंट्रोड्यूस कराया गया था जिसे डीके कांस्टेंट कहा गया, अगर इसको डिफाइन करना चाहेंगे बेटा तो यहाँ से इसको आप डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ से इसको कैसे डिफाइन करेंगे? आप इसी फार्मूला को रीअरेंज कर लें, डेल एन डिवाइडेड बाय डेल टी और फिर n इसके साथ चूंकि मल्टीप्लाई रहा है
तो डिवाइडेड बाय n इज इक्वल टू लैम्डा। तो इसको बेटा डिफाइन कैसे करते हैं डीके कांस्टेंट को? इट इज द रेशियो ऑफ फ्रैक्शन ऑफ डिकेइंग न्यूक्लियाई पर यूनिट टाइम। ये है आपके पास, देखें ये फ्रैक्शन ऑफ डिकेइंग न्यूक्लियाई है और पर यूनिट टाइम के लिहाज से जब इसको देखेंगे तो ये आपके पास बनता है इज कॉल्ड एज डीके कांस्टेंट। आप इसको जैसे भी लिखना चाहें, आप पहले n डिवाइड कर लें जहां पर हमने इसे रीअरेंज किया था, यहां से लेना चाहें आपकी मर्जी, आप इसे दूसरी इक्वेशन इसमें से लेना चाहें आपकी मर्जी। तो एक जैसी है, रेशियो ऑफ डिकेइंग न्यूक्लियाई ये आपके पास मौजूद है और रेट यानी कि टाइम को दूसरी तरफ डिवाइड कर लेंगे तो डीके कांस्टेंट की तारीफ बन जाएगी, जो कि आपसे शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछी गई है। इसके बाद है बेटा हाफ लाइफ। किसी भी एक एक्टिव एलिमेंट था, इसके न्यूक्लियाई खास स्पेसिफिक टाइम के बाद आधे रह जाते हैं और वो टाइम इंटरवल जिसके दौरान रेडियो एक्टिव एलिमेंट के न्यूक्लियाई हाफ तादाद के अंदर बाकी रहें, उस टाइम को बेटा कहा जाता है हाफ लाइफ। तो इसको डिफाइन करते हैं सिंपली द टाइम इंटरवल ड्यूरिंग विच हाफ ऑफ द गिवन नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई डिके। वो वक्त जिसके दौरान एक दिए गए रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई के आधे न्यूक्लियाई, रेडियो एक्टिव एलिमेंट के आधे न्यूक्लियाई डिके कर जाते हैं, टूट जाते हैं, अलग हो जाते हैं, वो टाइम बेटा कहलाता है हाफ लाइफ। इसे कैपिटल टी और इसके नीचे हाफ 1/2 लिखने का मकसद भी यही है, ये हाफ लाइफ को जाहिर करता है। टाइम बेसिकली तौर पर यहाँ पर टी टाइम के लिए इस्तेमाल किया गया, ठीक है बेटा। हाफ लाइफ यहाँ टाइम के लिए है। कुछ बुक्स के अंदर स्मॉल टी भी इस्तेमाल करते हैं, स्मॉल टी और 1/2 एज अ सब्सक्रिप्ट यहाँ पर लिखा जाता है। तो दोनों बातें ठीक हैं, आप जिस तरह से भी इसको लिखना चाहें। फ़र्ज़ कर लेते हैं वही फिर से एग्जांपल, हमारे पास कोई एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जिसके इब्तदाई तौर पर, इनिशियल तौर पर नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो हैं वो n0 से अगर ज़ाहिर कर लिया जाए, ठीक है बेटा। जब किसी किस्म का कोई वक्त नहीं गुजरता तो उस वक्त ये सारे के सारे न्यूक्लियाई कैपिटल N के बराबर है। हम इसे जस्ट सिंपल चेंज कर रहे हैं ताकि हमारा इस फार्मूला से थोड़ा सा ये चेंज हो जाए। अब गौर कर लें, जब वक्त उसकी एक हाफ लाइफ का गुजरता है, एक हाफ लाइफ गुजरने के बाद अब जो नंबर ऑफ एटम्स उसके पास बाकी होंगे वो n0/2 यानी कि ओरिजिनल एटम्स का हाफ बाकी रह जाएंगे, आधे उसके न्यूक्लियाई डिके कर जाएंगे बेटा। तो यहाँ से नंबर ऑफ रिमेनिंग न्यूक्लियाई कैलकुलेट करना चाहेंगे बेटा, तो ये बराबर होगा ओरिजिनल कितने थे और उनको हाफ पर तकसीम कर देना है। अब यहाँ से गौर करें, इसे इक्वेशन नंबर 1 कर लें और यहाँ आ जाएं। हमने रेडियो एक्टिव डीके इक्वेशन के अंदर ये इक्वेशन बनाई थी, n = n0 e⁻ λt। यहाँ भी n है, यहाँ भी अगर गौर कर लें ये n है, लेफ्ट हैंड साइड्स आपस में बराबर हैं तो इसका मतलब राइट हैंड साइड्स भी आपस में बराबर होंगी। तो इसका यहाँ पर n0 e⁻ λt राइट हैंड साइड इस थर्ड इक्वेशन की, और इधर से राइट हैंड साइड फर्स्ट इक्वेशन के n0/2। आप इन्हें इक्वेट कर लें, n0 दोनों तरफ से मौजूद है, कैंसिल आउट कर दें तो यहाँ से बराबर होगा e⁻ λt = 1/2। ये रिलेशन हमें हासिल हो जाएगा बेटा। अब इसको सिंप्लीफाई करना चाहेंगे, देखें आप इसका रिवर्स कर लें। इक्वेशन को जब रिवर्स करेंगे तो इसका रिवर्स 2 बन जाएगा, जबकि इसे रिवर्स करेंगे तो इसकी पावर जो है बेटा वो पॉजिटिव के अंदर आ जाएगी। तो इसीलिए e⁻λt = 2। दोनों तरफ से इक्वेशन के लॉग ले लें। जब दोनों तरफ से लॉग लेंगे, log e⁻λt = log 2। यहाँ तक कोई बात समझना आए हो बेटा। अब गौर कर लें, log हमेशा एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए एक प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर लें, log e⁻1 log e⁻2 log e⁻n। आपने जनरल फार्मूला पढ़ा हुआ है कि n log ऑफ e, ठीक है। जो चीज़ एक्सपोनेंशियल फंक्शन की पावर के अंदर होगी वो उसे log से पहले लिखा जाएगा। तो गौर कर लें, λt एक्सपोनेंशियल फंक्शन की पावर है तो इसे log से पहले लिखना है और इधर से log e लिखा जाएगा। और log 2 की वैल्यू जब कैलकुलेट की जाती है तो 0.693 आता है। अब यहाँ से हम जानते हैं log e ये 1 के बराबर होता है बेटा। इसकी वैल्यू को यहाँ पर रिप्लेस कर दें। अब λt बराबर होगा 0.693। t यहाँ पर फर्स्ट हाफ लाइफ के लिए अगर पुट करना चाहें तो ये t 1/2 मैंने इसीलिए लिखा हुआ है। फर्स्ट हाफ लाइफ के दौरान ये चीज़ हमें हासिल हो रही थी कि
तमाम तर जितने भी इब्तदाई एलिमेंट के न्यूक्लियाई मौजूद थे वो अपनी हाफ तादाद के अंदर तकसीम हो गए थे। लैम्डा टी हाफ इज इक्वल टू 0.693, यहाँ से रिलेशन आ जाएगा। अगर हाफ लाइफ को फाइंड करना चाहेंगे तो ये हाफ लाइफ बराबर होगी 0.693 डिवाइडेड बाय लैम्डा। तो ये वो हाफ लाइफ का फार्मूला है जो कि अक्सर आपसे एमसीक्यूज के तौर पर पूछा जा चुका है। अब यहाँ से एक बात को गौर कर लें, लॉग ही तो एक हमारे पास कांस्टेंट क्वांटिटी थी, आप उसको लिखना चाहें या उसकी वैल्यू को लिखना चाहें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाफ लाइफ को यहाँ से ऑब्जर्व करें बेटा तो ये लैम्डा के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और लैम्डा को बेटा हम क्या कह के आए थे, डीके कांस्टेंट कह के आए थे। तो इसका मतलब हाफ लाइफ ऑफ एन एलिमेंट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डीके कांस्टेंट। अब यहाँ से गौर कर लें वो सारे रिलेशन कैसे बनेंगे, वो सारे अप्लाई कर सकते हैं। देखिए हाफ लाइफ और डीके कांस्टेंट के दरमियान में अगर इन्वर्स रिलेशन है, दोनों के दरमियान में ग्राफ बनाना चाहेंगे तो वो ग्राफ बेटा किस तरह का होगा, ठीक है, शक्ल कैसे इख्तियार करेगा। तो यहाँ से ये एमसीक्यूज बनी हुई है। अब इससे बेटा हाफ लाइफ के ऊपर हम एक एग्जांपल जो आपके सिलेबस के अंदर दी गई है उसको डिस्कस कर लेते हैं। कार्बन 14, अगर इसके 10 ग्राम को देखा जाए तो इसकी हाफ लाइफ क्या होगी और इसके जो रिमेनिंग एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, और जो डिके कर जाएंगे उन डिकेइंग एलिमेंट की तादाद क्या होगी। बेटा हमने 1 बाय 1 इनको डिस्कस करना है। कार्बन 14 के लिए अगर हम ग्राफ तैयार करना चाहें कि रिमेनिंग जो न्यूक्लियाई हैं इनकी परसेंटेज क्या होगी, और इधर से नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स के दरमियान में ग्राफ बनाना चाहेंगे। फर्ज कर लेते हैं कार्बन 14 का इब्तदाई तौर पर आपके पास जो सैंपल मौजूद था वो 10 ग्राम का सैंपल मौजूद था, ठीक है बेटा। 10 ग्राम के सैंपल के बाद अब गौर कीजिएगा, यहाँ से जैसे ही इसकी फर्स्ट हाफ लाइफ पूरी होगी, फर्स्ट हाफ लाइफ के ऊपर इसके आधे न्यूक्लियाई बच जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने अभी कैलकुलेट किया n बराबर होगा n0 डिवाइडेड बाई 2। n0 इब्तदाई तौर पर पाए जाने वाले इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई वो बेटा कितने हैं यहाँ पर, अगर उन्हें ऑब्जर्व करें तो ये n0 थे। अब n0 को 2 से तकसीम करेंगे, 10 को 2 से तकसीम करेंगे तो 5 ग्राम यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। और इधर से देखें 50% ऑफ न्यूक्लियाई रिमेनिंग बाएंगे। अब यहाँ पर दूसरी बात भी आपने नोटिस करते रहना है, आपके सिलेबस के अंदर नहीं दी गई लेकिन वो एमसीक्यूज के तौर पर 12 इसको पिक कर चुका है। फर्स्ट हाफ लाइफ के ऊपर रिमेनिंग नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितने हैं वो हम यहाँ से बता रहे हैं कि ये 5 ग्राम के बराबर है। अब फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिके कर गए हैं वो भी हाफ हैं आपके पास, ठीक है बेटा। यहाँ पर डिकेइंग न्यूक्लियाई कितने होंगे वो भी 5 ग्राम होंगे। अब इसके बाद गौर करें जब सेकंड हाफ लाइफ को ये कवर करता है, जब इसकी सेकंड हाफ लाइफ आती है तो उस वक्त ये अब आपके पास हैं पहले इनिशियल अब इनको कंसिडर किया जाएगा, ठीक है बेटा। इनिशियल अब ये हैं आपके पास, अब इनका आधा बाकी रहेगा। 5 का हाफ करना चाहें तो ये 2.5 ग्राम बनेगा। सेकंड हाफ लाइफ के ऊपर रिमेनिंग नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ कार्बन 14 ये 2.5 ग्राम और 25% ये बाकी होगा, ठीक है बेटा, 25%। अब यहां से आप कैलकुलेट करना चाहें कि सेकंड हाफ लाइफ के बाद कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिके कर गए हैं वो यहां से गौर कीजिएगा बेटा। इब्तदाई तौर पर n0, यहां रिमेनिंग कितने n0 बाई 4। अब इन दोनों के दरमियान में जुजाफिकल बना ले तो ये आपके पास बनेगा 4n0 माइनस n0 डिवाइड 4 बेटा। अब यहां से देखिए 4 माइनस 1 3n0 डिवाइडेड बाई 4। तो सेकंड हाफ लाइफ के बाद कार्बन 14 के नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिकेड कितने कर गए हैं, टूट कितने गए हैं, वो टूट गए हैं भाई 3/4 ऑफ इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। जबकि रिमेनिंग कितने हैं, रिमेनिंग बेटा आपके पास हैं n0 बाई 4। कितने हैं बेटा, n0 बाई 4 हैं आपके पास। यहां रिमेनिंग नंबर ऑफ न्यूक्लियाई n0 बाई 2। सेकेंड हाफ लाइफ के ऊपर रिमेनिंग नंबर ऑफ न्यूक्लियाई हैं बेटा n0 बाई 4 और डिकेइंग नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितने हैं 3n0 बाई 4। थर्ड हाफ लाइफ के लिए इसको कैलकुलेट करना चाहेंगे तो थर्ड हाफ लाइफ के ऊपर यहां पर देखें बेटा n0 बाई 2 raised to power 3 या एक जनरल फार्मूला नोट कर लें।
अगर फर्स्ट हाफ लाइफ है तो जनरल फार्मूला के लिए मैं यहाँ पर आपको एक फार्मूला नोट करा देता हूँ कि रिमेनिंग नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, n0/2⁴n। ये फार्मूला ध्यान में रखें। रिमेनिंग नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितने होंगे। देखिए फर्स्ट हाफ लाइफ के लिए आप इसे 1 पुट कर लेंगे, सेकेंड हाफ लाइफ के लिए आप इसे 2 पुट कर लेंगे, थर्ड हाफ लाइफ के लिए आप इसे 3 पुट कर लेंगे, फोर्थ हाफ लाइफ के लिए आप इसे 4 पुट कर लेंगे। तो ये जनरल फार्मूला है। इसी तरह से अगर आपने कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिके कर गए हैं तो ओरिजिनल कितने थे और उनमें से अब हाफ लाइफ के ऊपर फर्स्ट के ऊपर पहुंचे हैं, सेकंड के ऊपर पहुंचे हैं या थर्ड के ऊपर पहुंचे हैं, आपने उनमें से फिर इनके दरमियान में डिसीजन लेना होता है। ठीक है, थर्ड हाफ लाइफ के ऊपर देखें 2.5 अब आपके पास n0 है तो इसका हाफ आपके पास क्या बनेगा 1.25 ग्राम। और यहां पर देखें अब कितनी परसेंटेज रह गई है 12.5% बाकी होगा ओरिजिनल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई का। ये यहां से अगर आप देखना चाहें तो नंबर ऑफ एटम्स रिमेन कितने होंगे, ये n0/8 के बराबर होगा। ठीक है बेटा, 2⁻3 8 बन जाएंगे और n0/8 आप लिखेंगे। क्लियर। अगर थर्ड हाफ लाइफ के बाद कितने नंबर ऑफ एटम्स डिके कर गए हैं, कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिके कर गए हैं वो कैलकुलेट करना चाहेंगे तो आपने कैसे कैलकुलेट करना है बेटा, n0 ओरिजिनल थे माइनस n0/8 इतने बाकी हैं टोटल लिए थे तो आपने इनके दरमियान में 8n0 माइनस n0 डिवाइडेड बाई 8। तो अब कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिके कर गए हैं तो 7n0 डिवाइडेड बाई 8। तो ये दोनों चीजों की कैलकुलेशन आपने बैक वक्त करनी है, प्रैक्टिस करनी है। ठीक है बेटा, कोई भी आपको वो सैंपल दे देता है, आयोडीन का देता है, और भी एग्जांपल्स हैं आपके पास, तो उनके लिए दोनों चीजें बैक वक्त ग्राफ के ऊपर कैलकुलेट करें ताकि आपको अंदाजा हो कि कितना रिमेनिंग रहेगा, कितना डिके कर जाएंगे। तो ये दोनों चीजें आपसे पूछ रहा होता है। तो ये थी आपके पास वो एग्जाम्पल जिसके जरिए से हमने अंडरस्टैंड करना था कि एक हाफ लाइफ के बाद कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई रिमेन रहते हैं, कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिके कर जाते हैं। तो इस तरह से आप गैस कर सकते हैं। तो जनरल फार्मूलाज आपने नोट रखने हैं अपनी बुक के ऊपर, बाकी इनकी प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद बेटा है रेडियो एक्टिविटी। इसे सिंपल एक्टिविटी भी कहा जाता है। सिंपली इसे क्या कहते हैं बेटा, एक्टिविटी। आपको अक्सर बुक्स के अंदर रेडियो एक्टिविटी, जहां पीटीबी की बात अगर की जाए तो ये जस्ट इसे एक्टिविटी कह रहा है, जबकि अगर बलूचिस्तान बोर्ड और फेडरल की बात की जाए तो उसके अंदर वो इसे रेडियो एक्टिविटी कह रहा है। तो दोनों आप इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सैंपल उस दोनों तरह के लगाए गए हैं, तो परेशान नहीं होना, एक ही चीज़ है, एक ही बंदा, एक ही पर्सन है, उसके मुख्तलिफ नाम हो सकते हैं। रेडियो एक्टिविटी है क्या, डिफाइन इसको कैसे करते हैं। रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन क्या है कि वक्त के लिहाज से कितना कुछ डिसइंटीग्रेट कर जाता है, ये उसकी रेडियो एक्टिविटी कहलाती है। इसको दूसरे लफ्जों में ऐसे भी डिफाइन करते हैं बेटा, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिकेइंग पर सेकंड। किसी भी दिए गए एक रेडियो एक्टिव सैंपल के वो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो 1 सेकंड के अंदर टूट जाएंगे, इसको बेटा कहा जाता है रेडियो एक्टिविटी। ठीक है बेटा, दोनों लफ्ज़ों से मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है क्योंकि बोर्ड्स हमारे मुख्तलिफ तरह की रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, तो अक्सर बच्चों को ये मुश्किल होती है कि आया कि सर जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं वो तो कुछ और है। नहीं बेटा, आप लोगों का टॉपिक सबके सेम है, आउटलाइन सबकी सेम है, एक जैसे ही टॉपिक है, कोई डिफरेंस नहीं है, बस लहजा अपना अपना है। वहाँ के जो हमारे ऑथर्स हैं, बुक राइटर्स हैं, उन्होंने कुछ अपने अंदाज में लिखा हुआ है, इन्होंने कुछ अपने अंदाज में लिखा हुआ है। आउटलाइन सेम है, मकसद बात करने का सारा सेम है। टूटने वाले नंबर ऑफ न्यूक्लियाई और उनको तकसीम करना है कितने वक्त के अंदर, तो ये बराबर होता है बेटा किसके, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ अ सब्सटेंस। अब अगर इसको देखें तो हम पहले ही ऑलरेडी यहाँ पर रेडियो एक्टिव डीके इक्वेशन के अंदर इसको कैलकुलेट कर चुके हैं। ये हमारे पास बराबर होता है लैम्डा n0 e⁻ लैम्डा टी के। अब रेडियो एक्टिविटी के बेटा 3 यूनिट्स हैं, आपके किसी बुक के अंदर नहीं दिया गया, आपने इनको नोट करना है क्योंकि ये MCQs के तौर पर आपसे पूछ चुका है। पहला इसका यूनिट है बेटा बैकरल। ठीक है, 1 बैकरल बराबर होता है बेटा 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड। ये MCQs आई हुई है आपके। 1 बैकरल बराबर होता है 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड। 1 सेकंड के अंदर 1 डिसइंटीग्रेशन हो जाना, ये 1 बैकरल के बराबर होगा। रदरफोर्ड इसका दूसरा यूनिट है बेटा। 1 रदरफोर्ड किसके बराबर होगा, 10⁻6 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड। अगर कोई एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट
1 सेकंड के अंदर 10 की ताकत 6 डिसइंटीग्रेशन कर ले तो उसका यूनिट बेटा क्या होगा, 1 रदरफोर्ड के बराबर होगा। इसी तरह से इसका तीसरा जो यूनिट है वो 1 क्यूरी है। 1 क्यूरी 3.7 ज़रब 10 की ताकत 10 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड के बराबर होता है। ठीक है बेटा, तो ये तीनों यूनिट्स आपने नोट करने हैं। तो ये था कुछ हमारा बेसिक कंसेप्ट के रेडियो एक्टिव डीके इक्वेशन है क्या बेसिकली तौर पर, और ये हमें किस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। इसके अलावा हाफ लाइफ किसे कहते हैं। तो इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।